नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, दोस्ती का कर्ज पार्ट 2। यह जानते हुए भी कि योगी राज की हरकत से उसके पिता को गहरा आघात लगा है, चंद्रसेन ने योगी कांति कुमार को सांत्वना दी और नृत्य आरंभ करने का आदेश दिया। नृत्य आरंभ हो, जो आज्ञा युवराज। और नृत्य समाप्त होते ही राज सेविकाएं रानी सोमप्रभा को रनवासे में ले गई, किंतु योगी कांति कुमार एक पल के लिए भी युवराज चंद्रसेन से अलग नहीं हुआ। आखिरकार वह समय आ ही गया जब युवराज को कांति कुमार से अलग होना था। युवराज, रात काफी हो चुकी है। रानी सोमप्रभा कब से आपका इंतजार कर रही है। मेरी परीक्षा की घड़ी आ गई। जैसे भी हो, मुझे चंद्रसेन को इस संकट से बचाना ही होगा। ओह! और फिर जैसे ही चंद्रसेन ने कांति कुमार से विदा मांगी, वह बोल उठा, हाँ मित्र, अब हमारे अलग होने का वक्त आ गया है। मैंने वादा किया था कि तुम्हारे विवाह की रस्में पूरी होने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो मित्र? आज की रात गुजरने के साथ ही तुम्हारे विवाह की आखिरी रस्म भी पूरी हो जाएगी, अतः भोर होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। किंतु जाने से पहले मैं भाभी के दर्शन करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो इसी समय मैं तुम्हारे साथ चलकर भाभी से मिल लूं। मुझे भला क्या आपत्ति होगी मित्र? आओ, मैं खुद तुम्हें सोमप्रभा के पास लिए चलता हूँ। और फिर चंद्रसेन कांति कुमार को अपने साथ लेकर सोमप्रभा के कक्ष में आ गया। सोमप्रभा, योगी राज कल भोर होते ही यहाँ से चले जाएंगे। जाने से पहले ये तुमसे मिलना चाहते थे, अतः हम इन्हें यहाँ ले आए। इतनी जल्दी भी क्या है योगी राज? कुछ दिन और रुक जाते तो कितना अच्छा होता। परंतु कांति कुमार कोई उत्तर देने की बजाय अचानक ही तेजी से आगे बढ़ा, और इससे पहले कि चंद्रसेन उसकी हरकत की वजह समझ पाता, कांति कुमार ने बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से सोमप्रभा का घूंघट उठा दिया और एक के बाद एक लगातार 3 थप्पड़ सोमप्रभा के गाल पर जमा दिए। परिणाम स्वरूप सोमप्रभा अपने होश गंवा बैठी। यह दृश्य देख चंद्रसेन के क्रोध की सीमा न रही। नीच, पाजी, गुस्ताख, तेरी यह हिम्मत! हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अगले ही पल चंद्रसेन ने राज सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, ले जाओ इस गुस्ताख को और कारागार में डाल दो। कल सुबह इसे महाराज के सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा युवराज। कांति कुमार ने न तो विरोध किया और न ही अपनी सफाई में कुछ बोला। अगले ही पल राज सैनिक कांति कुमार को बंदी बनाकर ले गए। हमने तुम्हें क्या समझा था योगीराज, पर तुम क्या निकले। दूसरे दिन सुबह कांति कुमार को बंदी बनाकर दरबार में पेश किया गया। महाराज सूर्यसेन उसे मौत की सजा सुनाते हुए बोले, दुष्ट योगीराज, हर मरने वालों को अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है। अगर तुम्हारी भी कोई इच्छा हो तो कह सकते हो। मुझे इसके सिवाय कुछ नहीं कहना है महाराज कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने जो कुछ किया उसी में युवराज की भलाई थी। तुमने जो कुछ किया है, भला उसमें हमारी क्या भलाई हो सकती है योगीराज? अफसोस तो इसी बात का है चंद्रसेन कि तुम भी मेरी दोस्ती पर शक कर बैठे। परंतु सच मानो, मैं अब भी तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। अपनी बात की सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए तुम्हें बताना ही होगा कि तुमने जो कुछ किया उसमें युवराज की क्या भलाई थी। हाँ, शायद सच्चाई जाहिर कर देने का वक्त आ गया है महाराज। अब मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं है। मैं चाहता तो अपनी योग शक्ति की मदद से आपकी कैद से फरार हो सकता था, पर मैं ऐसा करके अपनी दोस्ती को कलंकित नहीं करना चाहता था। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो योगीराज। वही कहने जा रहा हूँ महाराज, परंतु मुझे अफसोस है कि पूरी बात बताने से पूर्व मैं पत्थर का हो जाऊंगा। यही कारण था कि युवराज की प्राण रक्षा के लिए मैंने जो काम किए उनकी वजह बताने से मैं इनकार करता रहा। और फिर कांति कुमार बगलों की बातचीत के बारे में बताने लगा। लेकिन अभी कांति कुमार पहले संकट का वर्णन समाप्त कर पाया था कि वह सिर से लेकर पैर तक पत्थर का हो गया। नहीं मेरे मित्र, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वो मुझे माफ कर दो मित्र। अपने असली रूप में वापस आ जाओ मित्र। चंद्रसेन घायल स्वर में पुकारता हुआ कांति कुमार की प्रतिमा से लिपटकर खड़ा उठा। मुझे माफ कर दो मित्र। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। महाराज सूर्यसेन, रानी सोमप्रभा एवं अन्य दरबारी स्तब्ध सी अवस्था में यह सब देख रहे थे। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा मित्र, कभी नहीं। जब तक तुम्हारी दोस्ती का कर्ज चुका नहीं दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद युवराज चंद्रसेन मन ही मन कांति कुमार की याद में घुलने लगा। हे भगवान, इनकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती।
महाराज सूर्यसेन भी चंद्रसेन के मुख पर विराजी रहने वाली उदासी से विचलित हो उठे थे। उन्होंने चंद्रसेन को समझाने की कोशिश की। अपने आप को संभालो बेटे, इस तरह कब तक अपने आप पर जुल्म करते रहोगे? जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष मेरा ही है पिताजी। अगर मैं अपने मित्र को दिए वचन को न भूलता तो उसकी यह दशा न होती। महाराज के समझाने का भी चंद्रसेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह हर पल एक ही बात सोचा करता, काश मैं कांति कुमार की दोस्ती का कर्ज चुका पाता, अपने प्राण देकर भी उसे इस श्राप से मुक्त करा पाता। परंतु चंद्रसेन की सोच सिर्फ सोचों में ही सिमट कर रह गई। दिन गुजरते रहे और फिर एक दिन, बधाई हो युवराज, रानी सोमप्रभा ने जुड़वा राजकुमारों को जन्म दिया है। काश हमारा मित्र कांति कुमार इस समय हमारे साथ होता। यह क्या युवराज, अपने जुड़वा पुत्रों के जन्म की खबर सुनकर भी आपको खुशी नहीं हुई? जब तक हमारे मित्र के प्राण वापस नहीं लौट आते, कोई खुशी हमें खुशी नहीं दे सकती दाई माँ। जाओ दाई माँ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। और जब संतान की खुशी भी चंद्रसेन के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस न ला सकी, तो महामंत्री जी, पूरे देश में यह ऐलान करवा दो कि जो भी युवराज के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। पूरे देश में तो क्या, दूर दराज के देशों में भी सूर्यसेन के आदेश का ऐलान कर दिया गया। बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाने आए। चंद्रसेन के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लाने के लिए भरसक प्रयत्न किए गए, किंतु सब व्यर्थ। युवराज के चेहरे पर छाई उदासी जब कम नहीं हुई तो महाराज सूर्यसेन का दिल टूट गया। हम क्या करें बेटी, हमारी हर कोशिश नाकाम हुई। अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है, उसी से प्रार्थना करो बेटी, शायद उसको दया आ जाए। आप ठीक कहते हैं पिताजी, मैं माँ जगदम्बा के सामने झोली फैलाकर अपने सुहाग की खुशियों की भीख मांगूंगी। और रानी सोमप्रभा ने अपने आप को माँ जगदम्बा के चरणों में अर्पण कर दिया। हे माँ जगदम्बा, जगत माता, मेरी पुकार सुन, मेरे सुहाग की खुशियाँ वापस लौटा दे। जब तक तुम उनकी खुशी वापस नहीं लौटाओगी, मैं तुम्हारे चरणों से अपना सिर नहीं हटाऊंगी। उधर युवराज चंद्रसेन कांति कुमार की पाषाण प्रतिमा के सामने खड़ा दीवानगी भरे अंदाज में बुदबुदा रहा था। कांति कुमार, मेरे दोस्त, तुम्हारी जिंदगी के बदले मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ, पर अफसोस। तभी एकाएक ही कांति कुमार की प्रतिमा बोल उठी, अफसोस मत करो मेरे दोस्त, तुम चाहो तो मुझे इस अभिशाप से मुक्त करा सकते हो। लेकिन कैसे, बताओ मित्र, मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक बार फिर सोच लो चंद्रसेन, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। तुम एक बार कहकर तो देखो मित्र, मैं अपनी जान भी तुम पर कुर्बान कर दूंगा। तो सुनो चंद्रसेन, मुझे इस श्राप से मुक्त कराने का सिर्फ एक ही उपाय है। अगर तुम अपने जुड़वा पुत्रों का गला काट कर उनके रक्त से मुझे स्नान कराओ तो मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगा। क्या? कांति कुमार के शब्द सुन चंद्रसेन की सोचों में भयानक तूफान मचल उठा। नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं उन मासूमों की हत्या नहीं कर सकता। सोमप्रभा को जब पता चलेगा कि मैंने उसके बच्चों को मार डाला है तो उस पर बिजली टूट पड़ेगी, वह मर जाएगी। तभी चंद्रसेन की आत्मा उसे धिक्कारती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई। चंद्रसेन, यह मत भूल कि कांति कुमार जैसा मित्र बड़े नसीब वालों को मिलता है। उसने तेरे लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। आज उसकी यह दशा तेरे ही कारण हुई है। अगर तू उसकी दोस्ती का कर्ज चुकाना चाहता है तो तुझे अपने पुत्रों की आहुति देनी ही होगी। अगले ही पल चंद्रसेन की सोचों ने दृढ़ निश्चय का रूप ले लिया। हाँ, मैं अपने बच्चों की आहुति दूंगा। मोह माया के बंधन मुझे मेरे धर्म से नहीं डिगा सकते। अगले ही पल, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों। और जल्द ही चंद्रसेन अपने जुड़वा पुत्रों को लेकर कांति कुमार की प्रतिमा के पास पहुंच गया। देखो कांति कुमार, मैं अपने जुड़वा पुत्रों को तुम पर न्योछावर करने ले आया हूँ। अब तुम जल्दी ही अपने असली रूप में आ जाओगे। फिर चंद्रसेन ने देर नहीं की और खचाक एक ही वार में चंद्रसेन ने दोनों बच्चों के सिर धड़ से अलग कर दिए। तत्पश्चात जैसे ही प्रतिमा रक्त से सराबोर हुई, कांति कुमार का पाषाण शरीर जीवित हो उठा। कांति कुमार, मेरे मित्र, तुम महान हो। चंद्रसेन, तुमने मेरी खातिर अपने दोनों मासूम पुत्रों की बलि देकर दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की है मित्र। तुम्हारी दोस्ती की खातिर मैं अपनी संतान तो क्या, अपने आप को भी कुर्बान कर सकता हूँ मित्र। परंतु जब भाभी तुमसे अपने पुत्रों के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दोगे मित्र? कैसे कहोगे कि तुमने खुद अपने ही हाथों से उनकी कोख सूनी कर दी?
यह तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है चंद्रसेन। इससे पहले कि भाभी अपने पुत्रों के शव देखे, तुम इन शवों को कहीं छुपा दो। मैं जानता हूँ मित्र, दुनिया की हर माँ को अपनी औलाद जान से ज्यादा प्यारी होती है। सोम प्रभा भी अपनी औलाद की मृत्यु का गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देर सवेर उसे सच्चाई का पता लग ही जाएगा। यही तो भाभी की परीक्षा की घड़ी है चंद्रसेन। आज पता चल जाएगा कि भाभी को अपनी औलाद प्यारी है या तुम्हारा सुख। उधर मुझे मेरे स्वामी का सुख चाहिए माँ जगदम्बा, बदले में चाहे तुम मेरे प्राण ले लो। तभी एक फूल माँ जगदम्बा की माला से टूटकर सोम प्रभा के हाथों में आ गिरा। आहा माँ, तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और एकाएक ही माँ जगदम्बा का रूप सोम प्रभा की आंखों के सामने साकार हो उठा। जा बेटी, अपने घर लौट जा, तेरा पति तेरी राह देख रहा है। हाँ माँ, हाँ जाती हूँ। बहुत समय बाद उनको हंसते मुस्कुराते देखने की उम्मीद लिए जा रही हूँ। मुझे निराश न करना माँ। अगले ही पल सोम प्रभा आशाओं का सागर अपने दिल में समेट राजमहल की ओर लौट पड़ी। राजमहल लौटकर जैसे ही सोम प्रभा ने अपने कक्ष में कदम रखा, आओ सोम प्रभा, देखो मेरा मित्र मुझे वापस मिल गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आपकी खुशी के सिवा और कुछ नहीं चाहिए स्वामी। अब चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, मुझे दुख ना होगा। माँ जगदम्बा से मैंने आपकी खुशी ही तो मांगी थी, लेकिन मेरी खुशी की खातिर अगर तुम्हें अपनी औलाद की आहुति देनी पड़ती तो क्या तुम ऐसा कर पाती? मैं हंसते हंसते अपनी संतान को आपकी खुशी और योगी राज की सच्ची दोस्ती पर परवान चढ़ा देती मेरे स्वामी। तुमने मेरी समस्त शंकाओं को दूर कर दिया है सोम प्रभा। अब तुम्हें यह बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि योगी राज को श्राप मुक्त करने के लिए मैंने अपने हाथों से अपनी संतानों की बलि दे दी है। अब तुम अपने पुत्रों को जीवित नहीं देख पाओगी सोम प्रभा। वे मरे नहीं स्वामी, वे तो अमर हो गए हैं। धन्य है मेरे वे वीर पुत्र, जिन्होंने इस मासूम अवस्था में अपने प्राण देकर पुत्र धर्म का पालन किया। क्या आप मुझे हमारे उन वीर पुत्रों के दर्शन नहीं कराएंगे स्वामी? सोम प्रभा का उन्मुक्त चेहरा देखकर चंद्रसेन स्तब्ध रह गया। परेशान न होइए स्वामी, मैं अपने वीर पुत्रों पर आंसू बहाने नहीं जाऊंगी। बस उनके माथे को चूमकर अपने आप को धन्य कर लेना चाहती हूँ। चंद्रसेन ने आगे बढ़ तुरंत उस संदूक का ढक्कन उठा दिया जिसमें उसने अपने पुत्रों के शवों को छुपा रखा था। लेकिन ढक्कन उठाते ही, यह क्या, ये दोनों जीवित कैसे हो गए? मैंने तो इन्हें अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया था। दोनों युवराजों को जीवित अवस्था में देख चंद्रसेन अभी आश्चर्य के सागर से उभर भी ना पाया था कि तभी आकाशवाणी हुई। हैरान क्यों हो रहे हो चंद्रसेन? तुम्हारी सच्ची दोस्ती और सोम प्रभा के पतिव्रता धर्म के आगे होनी भी हार गई है। और हमें श्राप से मुक्ति मिल गई, वरना ना जाने कब तक हमें बगुलों का जीवन व्यतीत करना पड़ता। फिर लो सोम प्रभा, तुम धन्य हो, हमारी दुआ है तुम सदा सुहागिन रहो। तुम्हारे पुत्र बड़े होकर बड़े पराक्रमी और यशस्वी बनेंगे। इतना कह सोम प्रभा को दोनों राजकुमारों को थमा दोनों अप्सराएं अप्सरा लोक को प्रस्थान कर गई। इस तरह चंद्रसेन और सोम प्रभा को तो अपनी खुशियां वापस मिली ही, साथ ही उन्हें खुश देख संपूर्ण सिंह देश की प्रजा की खुशी का भी ठिकाना न रहा। हमारा देश सदा यूं ही खुशियों से महकता रहे, बस यही हमारी आरजू है। और सिंह देश की खुशहाल धरती से विदा होते हुए योगी कांति कुमार सोच रहा था, उस व्यक्ति से बड़ा धनी और भाग्यशाली कोई नहीं है जिसे इस जग में चंद्रसेन जैसा एक सच्चा दोस्त मिल जाए। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।